दिनों बाद एक ऐसी किताब मैंने देखी थी वो, जिसमें लेखक है जो साहित्य माना चाहता है या चाहती हैं, लेकिन वो संस्कृति की दृष्टि से जीवन को देखते हुए चीज़ें कह रही हैं। तो यालान जी ने सांस्कृतिक जो तत्व, इसे पृष्ठभूमि भी नहीं कह रहा हूँ मैं, इससे मैं कहता हूँ एक संस्कृति के निकट पहुँचने की जो एक व्याकुलता होती है, जो प्यास होती है, वो उसकी प्रेरणा बन गई और वो कहानियाँ हमारे सामने आ गई। फिर उपन्यास भी आया और फिर गायक गायिका की औरतें भी आईं और गायक गायिका की औरतें। मुझे नहीं लगता कि आप यालान जी से बात कीजिएगा जब भी आप चाहें, और जा जिंजा में इसको आप रखिएगा भी कभी, कि वो इसको तो संस्मरण कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं जब पढ़ने लगा, मैंने 2-3 बार पढ़ा उस किताब को। उससे पहले समझ में नहीं आती मुझे, वो बहुत कम, पठनीयता मेरी बहुत कमज़ोर है। तो मैंने देखा कि अरे इसमें कहाँ संस्मरण है लेकिन है, थोड़ा सा है। फिर लगा कि आत्मकथा होगी, तो कहाँ आत्मकथा इसमें है, इसमें ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझको, लेकिन है, क्योंकि हर पंक्ति में, हर शब्द में यालान जी वहाँ हैं, उपस्थित हैं। लगता है एक एक शब्द, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई एक एक शब्द अपनी 2 उंगलियों में पकड़ के और हमारी हथेली पर रखने की कोशिश करे, ऐसा वो कह रही हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं फिर संतुष्ट उसमें नहीं था। मेरा समाधान फिर वही हुआ कि अपनी जीवन यात्रा उनके दिमाग में रही है, लेकिन मूल संस्कृति है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी खोज में मैं रहता हूँ। कारण उसका ये है कि जिस तरह से हम संस्कृति से दूर चले गए हैं और प्रकृति से दूर चले गए हैं, हमने प्रकृति की भाषा को समझने की कोशिशें ही छोड़ दी हैं और हम उसे बहुत बड़ा, अपने को बहुत बड़ा मानने लगे हैं। जबकि हम अगर प्रकृति की भाषा ही नहीं समझते हैं, उसका अभ्यास ही अगर समाप्त हो गया है, तो फिर हम आदमी होने की सीमा से बाहर जा रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए। तो ये एक चीज़ मुझे उसमें दिखाई दी कि वही एक चीज़ है। अर्थात यहाँ मैं विक्रम जी और अरुणा, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि एक ऐसे दौर में हम प्रवेश कर रहे हैं, और उसका श्रेय अरुणाचल को भी है और दूसरे क्षेत्रों को भी है जहाँ के मेरे अनुभव हैं। मध्य भारत के थोड़े अनुभव इस प्रकार के मेरे हैं लेकिन ऐसी जगहों से जो बड़ी उपेक्षित जगहें कही जाती हैं, जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, या जिनको कहना चाहिए कि हाशिए पर धकेल करके लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं कि हम जिन मुसीबतों में फंस गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर हम जिन जटिलताओं के शिकार हो गए हैं, जिन समस्याओं के शिकार हो गए हैं, उनने हमारी अपनी आदमी होने की पहचान के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब उस पहचान को हमें खोजना है और वो पहचान पेड़ के पास है, झील के पास है, वो ये जो घास जहाँ खड़े होकर बातचीत हम कर रहे हैं, वो इस घास के पास वो पहचान है, बांसों के जंगल में है, रबर के जंगलों में है, वो पहचान तो वहाँ है, नदियों के पास है वो पहचान। साथ साथ इनसे जुड़ कर के जो लोग रह रहे हैं हज़ारों साल से, जो व्यवस्था के आदिकालीन सृष्टा जिन्हें मैं कहता हूँ और संरक्षक जिन्हें मैं कहता हूँ, उनके पास है, वहाँ जाना पड़ेगा। अब उल्टा हो रहा है विक्रम जी, दुख होगा आपको ये सुन करके कि हमें वहाँ जाके खोजना चाहिए थे अपनी पहचान को, तो हम तो वहाँ जा नहीं रहे हैं। हमारे अपने दम्भ हैं, हमारे अपने अहम हैं, चूँकि हमारे एक हाथ में जो है कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और दूसरे हाथ में एटम बॉम्ब हमारे हाथ में है, या न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे हाथ में है, बंदूक हमारे हाथ में है, टैंक में घुसे हुए हम हैं। तो ये हम तो उस अहम में हैं। तो फिर इन्हीं क्षेत्रों से लोग निकल करके आ रहे हैं और वो हमारे सामने एक चीज़ रख रहे हैं कि देखो यहाँ पहचान है। और मुझे आपने संकेत किया था मुझे कि डॉक्टर जोराम यालाम नाबाम की जो नवीनतम कृति है तानी कथाएं,
उस पर भी मुझे कुछ बात करना चाहते थे आप, तो उस पूरी किताब को पढ़िए। मुझे नहीं समझ में आई है वो भी किताब 2 बार पढ़ने के बाद भी, फिर मैं जाके पढ़ूँगा लौट करके, लेकिन वो पढ़िए जितना मैं ग्रहण कर पाया हूँ उससे। वो किताब कहती है, ये देखिए ये है चीज़ है, वास्तविक चीज़ ये है। और जो बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वहाँ, कि वो कहीं दावा नहीं करती कि नहीं इसी को ले लीजिए साहब, कहीं ख़रीद बेच नहीं है कि नहीं देखिए ये तो सबसे अच्छा माल मैं दे रही हूँ आपको, इस माल को ले लीजिए और मुफ्त में मिल रहा है सब, तो ये सबसे अच्छा माल है। ये वो किताब कहीं कहती नहीं है। वो कहती ये भी चीज़ है, ये भी व्यवस्था है, संस्कृति का ये भी सच है जो हमें अपनी पहचान से जोड़ सकता है। ये एक चीज़ है, ये जो एक अद्भुत चीज़ है ये नहीं मिलती। और अब तक होता क्या था विक्रम जी और अरुणा जी, और ये सारे जाजिंजा से ही मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि एक बड़े अच्छे, बहुत ही क्रांतिकारी और बड़े एक अभिनव उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं या चलने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो हो ही रहा है कि आप एक वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात जो उस किताब में मुझे लगी, जो जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर पाया जब सार्वजनिक रूप से बात हो रही थी या समारोह में बात हो रही थी, वो मैं जंगल की भाषा में बात करना चाहता था। वहाँ देखा मैंने कि जंगल की अपनी भाषा है और उस भाषा के 2 पक्ष हैं। एक तो जंगल बोलता है, पशु पक्षी भी बोलते हैं और जल भी बोलता है, पेड़ भी बोलते हैं, वो जंगल बोलता है, और यहाँ तक कि घर भी बोलते हैं, वो सारा होता है, तो वो ठीक है, उसे आप समझिए। आप एक और चीज़ है कि आपकी अपनी जो भाषा है, जिस भाषा को आप बड़ी कठोरता से और बड़े परिश्रम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा में जंगल अपना हस्तक्षेप भी करता है। आप ध्यान से देखिए, आप लोग संस्कृति के लोग भी हैं, साहित्य के लोग भी हैं, तो आप देखिए ध्यान से कि जंगल बड़े चुपचाप आपकी भाषा में आके बैठ जाता है, पेड़ आपकी भाषा में आके बैठ जाते हैं, चिड़िया आपकी भाषा में आके बैठ जाती है, नदी आपकी भाषा में आके बैठ जाती है, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो प्रकृति हस्तक्षेप करती है आपकी भाषा में, और हस्तक्षेप करती किस लिए है? तो आपकी भाषा इस ज़मीन की भाषा बनी रहे, अंतरिक्ष में न चली जाए वो भाषा। अर्थात आप कल्पना की भाषा में न जिए, आप शब्दकोश की भाषा में न जिए, आप जीवन की भाषा में जिए, आप आदमी की भाषा में जिए, आप प्राणियों की भाषा में जिए, तो उस भाषा का गठन कुछ नई तरह से, कुछ विलक्षण ढंग से होना चाहिए। तो प्रकृति आके वहाँ बैठ जाती है। और भाषा विज्ञान को अभी ये शोध करना बाकी है कि प्रकृति का ये जो हस्तक्षेप है वो कितना सार्थक है, वो कितना प्रभावशाली है। अभी हम शोध क्या कर रहे हैं? हम भाषा वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि ये शब्द अमुक इलाके का है, ये उस कृषि क्षेत्र से आया है, या ये मज़दूरों वाला शब्द है और वहाँ से इसका स्रोत ये है। अरे भी वहाँ भी वो शब्द बना होगा, उसके पीछे एक पूरी संस्कृति है, उसके पीछे पूरी चीज़ें, पूरा संवाद है। तो ये एक देन है। ये चीज़ आपसे ईमानदारी से मैं कहूँ विक्रम जी, कि बड़ी ईमानदारी से ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाषा इधर खेतों में, जंगलों में बिखरी हुई है, हमें वहाँ से उठाना है, यहाँ तक तो मैं जानता था। लेकिन प्रकृति भाषा में हस्तक्षेप करती है, और वो हस्तक्षेप मेरे भले के लिए होता है, और प्रकृति कभी कहती नहीं है, चुपचाप आके वहाँ बैठ जाती है। और केवल बैठ नहीं जाती, बल्कि मुझे प्रकृति बोलना सिखाती है। इस शब्द का उच्चारण कैसे करना है। आपको ध्यान होगा, आप यहाँ अरुणाचल में संस्कृति में काम करने के लिए उतरे हैं और बहुत गहराई से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखा होगा कि ये प्रकृति जो है वो भाषा का दुरुपयोग न करें, ये भी सिखाती है। एक ही शब्द आपको दे देती है और उससे उच्चारण में फ़र्क आप कीजिए तो उसके अर्थ बदल जाते हैं।
एक ही शब्द का आप उच्चारण करें, उसका एक अर्थ खोज भी हो जाता है, दूसरा अर्थ उसका यात्रा भी हो जाता है, तीसरा अर्थ उसका चोरी भी हो जाता है, चौथा अर्थ उसका कुछ और भी हो सकता है। एक ध्वनि एक का फर्क ज़रा सा उसमें है। इसीलिए लिपियाँ असमर्थ हो जाती हैं। लिपि चूँकि आपकी बनाई हुई है, भाषा तो आपने बनाई नहीं है, लिपि आपने बहुत निकट आपके है बनाई हुई है और आपकी अपनी सीमाएं हैं, तो वो लिपि असमर्थ हो जाती है वहाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस किताब से जो तानी कथाएं हैं उसमें है। और एक बड़ी एक और अद्भुत चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस किताब के बारे में, वो ये है कि नाम तो तानी कथाएं हैं उसका, लेकिन उसमें दर्शन भी है, तानी दर्शन भी है। और तानी दर्शन उसमें है और उसकी एक भूमिका है। अब इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो जो कथाएं उसमें हैं वो मूल रूप से लोक कथाओं का वो वर्ग है जिन्हें हम संस्कृति कथाएं कहते हैं। लोक कथाएं अक्सर लोक जीवन की कथाएं होती हैं, लेकिन इरादतन जो कथाएं बनती हैं संस्कृति के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, उनका ढांचा थोड़ा सा अलग होता है, घटनाएं थोड़ी सी अलग होती हैं उनकी। तो इसमें वो जो कथाएं हैं वो संस्कृति लोक कथा वर्ग अगर हम बना सकते हैं, कोई अगर होता है ऐसा मुझे नहीं पता है, वो उसकी कथाएं। तो संस्कृति एक तो वहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि उसमें एक पूरा जो दर्शन का पक्ष है 50 पृष्ठ का ही है लगभग वो, तो दर्शन के पक्ष में एक पूरा एक कहना चाहिए कि सारांश उसमें दिया हुआ है। धारणाएं हैं, अवधारणाएं उसमें हैं, और वो धारणाएं जो हैं वो जो सच धारणाएं हैं, सत्य के साथ जुड़ी हुई हैं, वो धारणाएं वहाँ हैं। तो वो सारा है। और वहाँ इन धारणाओं के साथ जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लगी कि उनको भी डॉक्टर जोराम यालाम नाबाम ने किसी संस्कृति के पुजारी की तरह से पेश नहीं कर दिया है, बल्कि वहाँ यालाम जी का जो एक मीमांसक अंदर है, जो एक समालोचक अंदर बैठा हुआ है, साहित्य पढ़ाते पढ़ाते जो उन्हें अर्जित हुआ है, उन्होंने ग्रहण किया उस चीज़ को, वो मीमांसक और वो आलोचक वहाँ सामने आता है। तो उसकी परीक्षा करती चलती है। ये जो दर्शन की अवधारणा है ये ऐसे बनी होगी, इसका लक्ष्य ये रहा होगा। और बड़े हिम्मत के साथ में उसमें ये बात कही गई है, ये सारा हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अर्थात ये कोई अपरिचित चीज़ नहीं है, अज्ञात से नहीं आ गया है, जिसके लिए हमें तर्क करने का अधिकार नहीं होता, जिसके बारे में सोचने का अधिकार हमें नहीं होता। नहीं, सोचिए इसके बारे में, सवाल भी कीजिए, क्योंकि जिन पूर्वजों ने बनाया है उनके आदि हैं आबोतानी, और आबोतानी की फिर परंपरा चलती है, वो आज तक चली आ रही है। पूर्वज हैं, पूर्वज का जो लोक है उसमें वो चले जाते हैं, वहाँ एक लोक का निर्माण करते हैं और फिर हमें ग्रहण करते रहते हैं। तो चाहे तो आबोतानी की ले लीजिए आप। जो आबोतानी हैं, पितातानी हैं, वो एक सहज साधारण मनुष्य का जीवन जीते हैं। यद्यपि अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं, प्रकृति की शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं, सृष्टा भी हैं, दृष्टा भी हैं, लेकिन आदमी बड़े सहज हैं। बहुत सारी अच्छाइयों के साथ बहुत सारी कमियां भी उनमें दिखाई देती हैं, और परम मुक्त हैं तो परम बंधन में भी रहते हैं। अपने जो समूह हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनसे अलग भी रहते हैं, उनके बीच में भी रहते हैं, उनसे दुश्मनी भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। अर्थात नेतृत्व करने वाला एक आदमी जो कर सकता है अपने लोगों के बीच में रहता हुआ। मैं अरुणा आपसे कहना चाहता हूँ